Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 4th of class 12th sociology, and the name of chapter is pattern of social inequality and exclusion. Basically in this chapter we will cover how the society is divided in different sects, and the privileged section of the society is getting all the opportunities to live a better life, but some of the communities or some of the group of the societies are not able to get the equal opportunity as the upper ones are getting. So let us read. Social inequality, it is inevitable and almost natural in our everyday life. देखो समाज में इनइक्वालिटीज़ आपको डेली के जीवन में, रोजाना के जीवन में दिखाई दे जाएंगी. कोई पैसे से अनइक्वल है, कोई स्टेटस से अनइक्वल है, कोई जेंडर बेसिस पे अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या अनइक्वल लाइफ को जी रहा है. पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी. और जब समाज के अंदर कुछ लोगों का तो सोशल रिसोर्सेज पे बहुत हक हो, सामाजिक अधिकार सबको, कुछ को हैं पर कुछ को नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी. और पहले ये बहुत होती थी, आज तो वी ऑल आर इक्वल. आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, 16, 17, इवन 18 तक. एबोलिशन ऑफ टाइटल भी 18 में. सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल एज दीज आर. तो आज के सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन क्या होता है, देखो जब एक के साथ भेदभाव किया जाए और एक्सक्लूजन उसको कम्प्लीटली सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाए. तो ये है जैसे नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट ग्रुप्स. कई बार तो इंडिविजुअल के साथ साथ पूरे ग्रुप को ही सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि आप पूरा ग्रुप जाओ यहाँ से. नॉट जस्ट इकोनॉमिक दो अ लिंक. देखो आर्थिक वे में तो अलग करा ही जाता है, साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी और ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं. इज़ अ सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड. ये इनइक्वालिटी जो भेदभाव उत्पन्न होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है. सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, जब समाज में एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ग्रुप को जानबूझ के वंचित रखा जाए उन अपॉर्चुनिटीज़, उन रिसोर्सेज पे कंट्रोल से जो दूसरे एंजॉय कर रहे हैं. It refers to ways in which individuals may become cut off from full involvement in the wider society. तो कुछ इंडिविजुअल्स को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना ताकि वो सोसाइटी के इम्पोर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट्स ना कर सके. इट प्रिवेंट इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फुल्ली इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. और जब किसी का सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है, किसी ग्रुप का किया जाता है, तो फिर वो ग्रुप इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली सोसाइटी का भागीदार नहीं रहता, ना वो सोसाइटी के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है. इट इज़ कंबाइंड आउटकम ऑफ डेप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. डेप्रीवेशन मतलब एक व्यक्ति को तो आगे बढ़ाया जा रहा है या एक ग्रुप को, और एक को ऐसे ही छोड़ा जा रहा है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. जब सोशल इनइक्वालिटी होती है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, तो डेप्रीवेशन और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है. सोशल एक्सक्लूजन इज स्ट्रक्चरल नॉट एक्सीडेंटल. जानबूझ के किया जाता है प्रॉपर तरीके से. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सोशल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन रेदर देन इंडिविजुअल एक्शन. ये एक व्यक्ति के उससे नहीं किया जाता कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत करा इसको कर दिया जाए, नहीं. एक प्रॉपर सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इन डिसीजंस को लेती हैं, सोशली एक्सक्लूड करने के डिसीजंस को. इट इज़ इनवॉलेंट्री. अब देखो वॉलेंट्री वो चीज़ होती है जो इच्छा से हो, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक. अब मान लो अगर फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा, पहले क्या करते थे, इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई कर ले तो उसमें क्या होता था, उसका सोशल एक्सक्लूजन कर दिया जाता था, जिससे वो व्यक्ति फिर, अब ये सोशल एक्सक्लूजन कोई वॉलेंट्री तो है नहीं, कोई अपनी इच्छा से तो उसे मिला नहीं, इनवॉलेंट्री उसके ऊपर ये थोपा गया. इट इज़ इनवॉलेंट्री दैट इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिसाइज रिगार्डलेस ऑफ द विशेज ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड. तो ये ज़बरदस्ती किया जाता है, ना कि उनकी इच्छा पे जिनको एक्सक्लूड किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट और अंडर द ब्रिजेस. आपको अमीर व्यक्ति कभी भी ब्रिज पे या झुग्गी झोपड़ियों में नहीं दिखाई देंगे. थाउजेंड ऑफ होमलेस पुअर पीपल इन द सिटीज़ एंड टाउन्स. तो हज़ारों होमलेस जिनके पास घर नहीं है वो लोग इस तरह ब्रिजेस के नीचे या यहाँ कहीं पुल के नीचे सोते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट द रिच आर बीइंग एक्सक्लूडेड. इसका मतलब ये नहीं है कि रिच एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम एक्सेस, कि वो नहीं सो सकता ब्रिज के अंडर. वो सो सकता है पर, या बेंचेस पे पार्क की, बिकॉज दे कुड सर्टेनली गेन एक्सेस. पर उनके पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने का एक्सेस है. दैट्स वाई दे आर नॉट चूजिंग टू लीव. मतलब उन्होंने बड़े बंगले में रहना चूज़ किया, ना कि ब्रिज के अंडर. पर वो व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको उसी ब्रिज के अंडर सोना है.
तो कहने का मतलब क्या है, रिच लोगों के पास चॉइस है और पुअर व्यक्ति के पास जनरली चॉइस नहीं होती, जो भी उसके पास होता है उसको उसी में ही गुजारा करना होता है। सोशल रिसोर्सेज, अब 3 तरह के होते हैं सोशल रिसोर्सेज, जो समाज के संसाधन है, जैसे इकोनॉमिक कैपिटल, जो एसेट हो गई, इनकम हो गई, कल्चरल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सोसाइटी में स्टेटस, और सोशल कैपिटल के अंदर आ जाता है कॉन्टैक्ट्स कितने हैं या सोशल एसोसिएशंस का हम पार्ट कितना है, वो सब आ जाता है सोशल कैपिटल में। सोशल स्ट्राटिफिकेशन, इट इज़ अ सिस्टम इन विच कैटेगरीज पीपल आर रैंक्ड इन द हायरार्की ऑफ द सोसाइटी। तो स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है, जिसमें समाज में लोगों को रैंक वाइज बांट दिया जाए, अमीर गरीब मध्य वर्ग इस तरह बांटते हैं ना। दिस इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज। तो अब ये स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज का हिस्सा है, जैसे मिडिल क्लास, रिच, अपर क्लास, लोअर क्लास, है ना, इस तरह से सभी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में किया गया है। 3 key principle of social stratification. It is characteristic of society, not simply a function of individual differences. देखो अब मान लो ये एक ऐसे मत समझना कि आप एक व्यक्ति अगर पुअर है तो उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया, नहीं। जनरली ये जो होता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे नहीं किया जाता, ये सोसाइटी के द्वारा तय किया जाता है कि किसको सोशली एक्सक्लूड करना है और सोशल स्ट्राटिफिकेशन कैसे बनाना है, ये सोसाइटी डिसाइड करती है जनरली, और मेनली सोसाइटी के अंदर रिच वर्ग इसको तय करता है। इट परसिस्ट ओवर जनरेशंस, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है। आपको पता है जनरली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक पुअर का बच्चा नहीं अमीर बन सकता, वो भी बन सकता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन अ जनरल कि क्या होता है, इफ अ फादर इज रिच देन द सन मे हैव लेस स्ट्रगल इन हिज और हर लाइफ, बट इफ द फादर इज पुअर दैट टाइम द सन हैव टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। इट इज सपोर्टेड बाय पैटर्न ऑफ बिलीव्स और आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे मतलब सोसाइटी के अंदर ये स्ट्राटिफिकेशन बनाया जाता है कि रिच है तो उसको सब कुछ दे दिया जाए, उसका एक्सेस ज़्यादा हो, वो सब चीज़ों को एंजॉय करे, और पुअर को तो आपको पता ही है कुछ भी एक्सेस सोसाइटी में नहीं होता। इट रेफर्स टू द प्री कन्विंस्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड अनदर। प्रिजुडाइज में क्या होता है, जनरली समाज के अंदर कुछ ग्रुप एक धारणा बना लेते हैं दूसरे ग्रुप के प्रति कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, और ये आपको आसपास की सोसाइटी में दिख भी जाएगा। हालांकि भले ही वो दूसरा ग्रुप जिसके प्रति धारणा बनाई जा रही है वो अच्छा हो, पर पहले ही उसको मान लिया जाता है कि वो गलत है। इट इज़ एन ओपिनियन फॉर्म्ड बिफोर कंसिडरिंग एनी इंडिविजुअल अवेलेबल एविडेंस, मतलब सबूत देखना। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो पहले ही मान लिया जाता है कि ये तो आदमी बेकार ही होगा, चाहे उसने कुछ किया नहीं या उसकी कोई गलती नहीं, पर उसको पहले ही मान लिया जा रहा है कि यही गिल्टी है, इसी नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड प्रिजुडाइज, मतलब पहले से ही एक अनुमान लगा लेना बिना सोचे समझे या फैक्ट्स को चेक करे। इट इज़ प्री कन्विंस्ड व्यू दैट आर ऑफन बेस्ड ऑन हेयरसे rather than on डायरेक्ट एविडेंस। तो आसपास के लोग जो ग्रुप के लोग कहते हैं उसी पे मान लिया जाता है और एविडेंस पे इसमें गौर नहीं किया जाता प्रिजुडाइज में। आइडियाज़ दैट आर रेसिस्टेंस टू चेंज इवन इन द फेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, और जनरली उन आइडियाज़ को माना जाता है जो परिवर्तन को रोकते हों या नई जानकारी को मतलब आने से सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के पैटर्न के अंदर रोकते हों, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिजुडाइज। जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल ये प्रिजुडाइज होता है ना कि कई बार अगर लड़की बाहर जाएगी जॉब करने, रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, तो कैसे रहेगी या कुछ गलत ना हो जाए ये वो, तो दीज आर प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज आर ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप्स। तो प्रिजुडाइज को जनरली एक स्टीरियोटाइप ना, एक तरह की मेंटल आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज है, जिसमें पहले से ही इंडिविजुअल अपने माइंड में कुछ चीज़ों को लेके चल रहा होता है और पहले से ही धारणा को बना लेता है, सोच को, विच आर फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। और ये जो एक बार माइंड में भर गया तो फिक्स है और इनफ्लेक्सिबल, जल्दी से चेंज भी नहीं होता। एक ग्रुप ऑफ लोगों के माइंड की जो होती हैं उनको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप एक आइडियोलॉजी को या एक बात को मानने लग जाए एक्सट्रीम लेवल पे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स आर ऑफन अप्लाइड टू एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स एंड टू वुमेन। तो जनरली वुमेन्स के साथ किया जाता है ये स्टीरियोटाइप, जैसे महिला तो कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, इस तरह की सोच होती है ना कई बार लोगों की। या महिला कहाँ जाए, वो लड़की कहाँ जाएगी पढ़ने शहर में, या वो कैसे जाएगी नाइट शिफ्ट में जॉब करने, इस तरह के स्टीरियोटाइप्स होते हैं सोसाइटी में।
I am not I am not believing in these type of stereotypes, and even the constitutional laws also expelled them. But as the society thinks, I am talking about that. Stereotype fix whole group into a single homogeneous categories. तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो पूरे लोग उसी को फॉलो अप कर रहे होते हैं और उसमें कोई भी चेंज, किसी भी तरीके का चेंज उसमें रेजिस्ट करते हैं, आने नहीं देते. They refuse to recognize the variation across individual and across context or across time. तो इंडिविजुअल्स के साथ, वक्त के साथ, या मतलब कि ये अक्रॉस इंडिविजुअल 2 बार हो गया तो आप एक ही बार लिखना. और किसी भी तरीके का परिवर्तन को वो रिफ्यूज़ करते हैं, या वो किसी भी तरीके, जो भी उनकी मेंटलिटी से अलग चीज़ है ना, उसको वो नकार देते हैं. डिस्क्रिमिनेशन तो जाहिर सी बात है स्टीरियोटाइप सोच वाले व्यक्ति करते ही हैं. डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द एक्चुअल प्रैक्टिस बिहेवियर टुवार्ड्स अनदर ग्रुप. तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जो हमारा बिहेवियर है दूसरों के ग्रुप के प्रति, डिसक्वालीफाइंग या अ ग्रुप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी ओपन टू अदर्स. तो डिस्क्रिमिनेशन जनरली आप जानते हो किस तरीके का हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें पावर शेयरिंग चैप्टर की बात बताऊंगा जो आपने सिविक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में. उसमें क्या होता है आपको पता है? सिनाला वाले क्या करते हैं, एक मेजोरिटेरियन एक्ट 1956 पास करके सिनाला को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं और सारी गवर्नमेंट जॉब्स पे भी सिनाला वाले लोग रखे जाएंगे. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, जब दूसरे को आप वंचित रखो. इसको खत्म करने के लिए ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 डाला गया, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इवन आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, है ना. इन सब के बेस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गॉड ने हम सबको इक्वल बनाया है. कास्ट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम. तो कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम तो है ही. जनरली फॉर एग्जांपल मान लो देयर इज़ अ गर्ल हु वांट टू मैरी टू अ बॉय, बट द बॉय इज़ ऑफ सम अदर कास्ट, एंड इवन द बॉय इज़ वेरी मच eligible or very much well qualified and have a job, but the stereotype mentality of that individual's community group may resist to marrying that girl to the other caste. Even the constitution is providing her the right, freedom of marriage, article 21, right to life and personal liberty, but the stereotype mentality resists that. Birth decide on individual's position in a caste hierarchy. तो जन्म के बेस पे डिसाइड होता है कि कास्ट हायरार्की में हमारी पोजीशन क्या होगी. सोशल स्टेटस इन कास्ट हायरार्की डिसाइड द ऑक्यूपेशन. समाज में हमारा स्टेटस कैसा है, हम किस कास्ट में पैदा होते हैं, उस बेस पे जनरली ऑक्यूपेशन डिसाइड होता है. आज तो ऐसा नहीं है. आर्टिकल 19 के अंदर 6 आज़ादी में से एक आज़ादी है, फ्रीडम टू ऑफ ऑक्यूपेशन. मैं जो भी काम करना चाहता हूँ उसके लिए स्वतंत्र हूँ अपनी लाइफ में. स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इज सीन बिटवीन हायर कास्ट एंड हायर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल. जनरली जो अमीर लोग होते हैं, जो मतलब हाई फाई लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, या अपर कास्ट के लोग हैं जिन पे बहुत पैसा है, तो उनके बीच में आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं. अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत. ये पहले प्रैक्टिस होती थी इंडिया के अंदर, पर आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी को बैन करता है. पहले क्या होता था, जनरली ये माना जाता था कि अगर SC/ST कैटेगरी के लोगों ने किसी चीज़ को छू दिया तो वो अब यूज़ की नहीं रही. पहले की मेंटलिटी बता रहा. आज अनटचेबिलिटी बैन है इंडिया में, आर्टिकल 17 याद रखना. प्रिस्क्राइब्स स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शंस अगेंस्ट मेंबर ऑफ द कास्ट लोकेटेड एट द बॉटम. जो सबसे निचला कास्ट के स्ट्रक्चर में, कास्ट हायरार्की में जो सबसे निचले स्तर पे होते हैं, उनके साथ मेनली अनटचेबिलिटी की जाती है. पहले करी जाती थी. पॉल्यूटेड, या उनको माना जाता था कि अगर तुमने ये चीज़ को छू दिया तो ये बेकार हो जाएगी, लाइक दैट मेंटेलिटी. दीज डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी. कुछ डायमेंशंस हैं जैसे अनटचेबिलिटी की एक्सक्लूजन. अब देखो जी, एक बात है सोचने वाली, हालांकि भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, ये आप ध्यान रखना. पर मान लो अगर वो लोअर कास्ट में पैदा हो गया कोई व्यक्ति, उसकी क्या गलती इस बात में? क्योंकि बर्थ पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है. तो उस व्यक्ति का उस टाइम, आज नहीं, हमारे सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस हो सकती. पहले की बात बता रहा हूँ. एक्सक्लूजन करा जाता है अनटचेबिलिटी की वजह से. जैसे पहले आपने देखा होगा, जनरली SC/STs आर नॉट अलाउड टू गो टू फिल द वाटर फ्रॉम दोज. उन कुओं से, वेल से पानी नहीं भर सकते थे जहाँ से जनरल वाले जाते थे, या उन टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, या स्कूल्स में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था.
आज तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन किस कास्ट का है, सब इक्वली अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वेल एजुकेटेड हो रही है सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। तो पर पहले होता था एक्सक्लूजन, तो दलित्स को फेस करनी पड़ती थी मेनली ये प्रॉब्लम। दलित्स एक्सपीरियंस फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन दैट आर यूनिक एंड नॉट प्रैक्टिसाइज अगेंस्ट अदर ग्रुप। तो दलित्स के साथ मेनली ये किया जाता था और किसी ग्रुप के साथ नहीं होता था। बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के सोर्सेज भी अलग अलग थे, बताओ, और वर्शिप करने के सोर्स भी अलग थे, सोशल सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करने के सोर्सेज भी अलग थे, फेस्टिवल्स भी अलग जगह वो मनाते थे, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले। आज तो ये सब नहीं है, टुडे वी ऑल आर इक्वल। अनटचेबल्स को उस टाइम, पहले की बात कर रहे हैं आज की नहीं, ह्यूमिलेशन, शर्मिंदगी भी बहुत उठानी पड़ती थी, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार थी उनको एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ, कह सकते हो आप, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी लीड टू इम्पोजिशन ऑफ गेस्चर्स ऑफ डिफरेंसेस एज वेल एज एब्यूज एंड ह्यूमिलेशन। कुछ केस में तो गाली भी खानी पड़ जाती थी और शर्मिंदगी तो बहुत करी जाती थी, सच एज टेकिंग ऑफ हेड गियर, कैरिंग फुटवेयर इन द हैंड, और चप्पलें हाथ में रख के। इवन आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे, देखो ये भी था कि अगर मान लो कोई अनटचेबल व्यक्ति सामने से आ रहा है ना, तो उसको ताली बजाते हुए आना पड़ता था, ताकि अगर कोई अपर कास्ट का आ रहा है उसको पता चल जाए कि सामने से कोई SC ST का आ रहा है, तो वो मतलब कि अवेयर हो जाए, उसकी परछाई भी ना पड़े। इतना भेदभाव था, बताओ पहले। तो ये सब पुअर मेंटलिटी के ही तो एग्जाम्पल्स हैं, ये नहीं। अब बताओ उस व्यक्ति को अगर मान लो कास्ट हायरार्की में लोअर कास्ट में वो पैदा हो गया, तो उसकी क्या गलती है भाई? काबिलियत से ही तो इंसान बनता है समाज के अंदर, या बर्थ जन्म लेने से तय होती है चीज़ें? नहीं, काबिलियत से तय होता है कि कौन कितना मेहनती है, उस चीज़ पे उसका स्टेटस तय होता है समाज में। आज के संदर्भ में आज तो मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। खैर, सच एज टेकिंग, ये हो गया। एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता था अनटचेबल लोगों का। अनटचेबिलिटी इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी करा जाता था, नौकर बना के रखा जाता था, बधवा मजदूर, या काम करा लिया, उन्हें पैसे नहीं दिए, है ना, और कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टियां कब्जा ली, या फिर और किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था अनटचेबल्स का पहले। मेनली प्रॉब्लम क्या थी, ये तो खैर फिर बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे ज्योतिबा फुले जी, सत्यशोधक समाज, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें भारत रत्न भी मिला, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, या परियार जी, है ना। तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स सामने आए, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर सामने आए जिन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है ना, जैसे महात्मा गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या कहा था? हरिजन, मीन टू से दीज आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। गॉड हरि, है ना, हरि भगवान हरि। तो दिस इज मीनिंग ऑफ दलित्स। दलित वर्ड का मतलब क्या था? दलित टर्म लिटरली मीन्स डाउन ट्रोडन, मतलब सबसे निचले क्रम के लोग, उस तरह से। कॉन्वेज द सेंस ऑफ एन ओप्रेस्ड पीपल, सताए हुए लोग, परेशान लोग, इस तरह बोला जाता था। द दलित पैंथर्स, अ रेडिकल ग्रुप दैट इमर्ज इन वेस्टर्न इंडिया, में ये ग्रुप उभर के सामने आया जिसने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। यूज द टर्म टू असर्ट देयर आइडेंटिटी एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर राइट एंड डिग्निटी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस ग्रुप का नाम दलित पैंथर्स ही क्यों रखा? क्योंकि वो बता रहे थे कि, दिखाना चाहते थे कि हम लोगों के जीवन में कितना स्ट्रगल है अपने अधिकारों को, अपनी डिग्निटी को पाने के लिए। ठीक है ना। somehow I think that how our society was formed that time, है ना, स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव। अब सरकार के या गैर सरकारी जो चीज़ें की गई कास्ट और ट्राइब्स के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले सरकार ने क्या क्या किया। तो रिजर्वेशन की व्यवस्था दी। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में, विधायिका में रिजर्वेशन की व्यवस्था है ना SC STs के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीटें रिजर्व रहती हैं। मेनली ST के लिए 7.5% है, SC के लिए 15% और OBC के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। EWS के लिए हमारे यहाँ 10% है जनरल कैटेगरी में। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 17। एंड इवन इफ समवन डू दिस अनटचेबिलिटी टाइप ऑफ थिंग, देन देयर इज अ एक्ट SC ST एक्ट 1989। एक बार आप ईयर चेक कर लेना,
अंडर दिस एक्ट द केस इज रजिस्टर्ड। ठीक है, वो आप देख लेना एक्ट के बारे में डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट पास किया सरकार ने 1850 में। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंट, ये लिखे यहाँ, अच्छा ये लिखा हुआ है SC/ST एक्ट, ठीक है फिर तो 1989, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इवन आर्टिकल 15 देख लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट, है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 देख लो, इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड वी ऑल हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इवन आर्टिकल 18 देख लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको सॉरी एबोलिशन ऑफ टाइटल, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन तो 17 में। टाइटल में वी कैन नॉट यूज द टाइटल इन फ्रंट ऑफ आवर नेम और इन द लास्ट ऑफ आवर नेम, बट एजुकेशनल अगर इंस्टीट्यूशन में टाइटल मिला है देन वी कैन यूज, लाइक द डॉक्टर का डिग्री और समथिंग लाइक दैट। अब नॉन स्टेट चीज़ें मतलब जो लोगों ने अपने स्तर पे सुधार लाने की कोशिश करी, जैसे मैंने आपको अभी नाम बताए थे, ज्योतिबा फूले जी, परियार जी, अंबेडकर जी, इन सब ने कोशिश करी है, एफर्ट्स किया है कि समाज के अंदर रिफॉर्म्स आ सकें, ये आज़ादी से पहले हैं। इन द कंटेम्प्रेरी टाइम एफर्ट्स मेड बाय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक, आज के समय में कुछ पार्टीज़ भी हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर सुश्री मायावती जी हैं इसकी प्रेसिडेंट, संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका, दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी स्ट्रगल करती हैं ताकि वो अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी किसी कम्युनिटी से तो इंडिकेट होती नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आवाज़ उठाती है। लिटरली कंट्रीब्यूशन क्रिएटिंग दलित अवेयरनेस, तो लोग समाज में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, स्पेशली इन मराठी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एंड हिंदी, इन सब में प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके सोसाइटी में। आज भी इवन आप देखो बहुत सारे केस ऐसे हैं जो मतलब कि इलॉजिकल वे में हैपन हो जाते हैं, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। छोटे बच्चे की बताओ, अभी थोड़े दिन पहले का केस है, उसमें छोटे बच्चे को मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो हॉस्पिटल के बाहर टॉयलेट कर देता है। बताओ, छोटा सा बच्चा, एक 5-6 साल 10 साल इतने एज का था, इस तो मेरे को ध्यान नहीं है, अब बताओ जस्ट बिकॉज कि वो दलित कैटेगरी से था। तो कहने का मतलब ये है कि वाई दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी और स्टीरियोटाइप और प्रिजुडाइज प्रिवेल्स इन आवर माइंड। We all belongs to educated society, a vast culture we have, then why we believe in these type of stupid things, ठीक है ना। अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBCs, ठीक है, आर डिस्क्राइब्ड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये पूछा जाता है। वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, इकोनॉमिकली साउंड होते हैं जनरली। लार्जली द सर्विसेज एंड आर्टिसनल कास्ट हु ऑक्युपाइड द लोअर रंग्स ऑफ द कास्ट हायरार्की। अब ये क्या होते हैं, देखो जनरल से तो नीचे होते हैं पर SC/ST से ऊपर होते हैं OBC वाले, पहले कास्ट हायरार्की मॉडल की बात कर रहा हूँ उसमें। और फिर OBC में भी 2 चीज़ें हैं, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में जनरली संपन्न लोग आ जाते हैं सारे, नॉन क्रीमी में वो आ जाते हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। एज पर डिवीज़न अदर बैकवर्ड क्लासेज OBCs, मंडल कमीशन याद रखना इसमें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 27% रिकमेंडेशन की वो करी थी, 27% की रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन। कमीशन अपॉइंटेड, तो बहुत सारे कमीशंस बने हैं, जैसे काका केलकर कमेटी बनी थी, मंडल कमीशन बना, याद रखना। मंडल कमीशन के बारे में ज़रूर पढ़ना। अपर OBCs आर लार्जली लैंडेड कास्ट एंड एन्जॉयड डोमिनेंस इन, तो जो अपर OBCs कास्ट है मतलब क्रीमी लेयर है OBC में, उनके पास सब कुछ है, समाज में उनका अच्छा रुतबा भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। पर जो लोअर OBCs क्लास हैं वो बहुत पुअर हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, और इवन उनके पास सोशो और इकोनॉमिक, कई बार उनकी कंडीशन बिल्कुल दलित जैसी हो जाती है सोशो इकोनॉमिक टर्म में। अगर मैं बात करूं जो लोअर OBCs हैं, जो कुछ लोग सोसाइटी में, देखो गरीब तो, देखो गरीब की तो कोई कास्ट या ये सब तो होता ही नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है। इंडिया की 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो वो देखो गरीब तो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। पर जनरली हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ही रहे हैं कास्ट हायरार्की में, तो उस बेस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आदिवासी लोगों ने भी स्ट्रगल किया अपने संघर्ष के लिए, क्योंकि देखो आदिवासी जो लोग होते हैं ना वो मेनली नेचर पे डिपेंड करते हैं।
पर जैसे जैसे डेवलपमेंट पर्पस आगे बढ़ते हैं, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है, चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि जब किसी इंसान का सब कुछ ही नेचर है और उससे वो नेचर छीन लिया जाए तो फिर उसको तो दिक्कत होगी ना। तो आदिवासी टर्म 1930 में पहली बार यूज़ किया गया। इट कनेक्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड द असर्शन ऑफ राइट्स। मतलब कि अब देखो एक बात हो रहा है आदिवासी लोगों की, वो मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते, वो कम्प्लीटली नेचर पे डिपेंड है, मदर नेचर पे। ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं, पर्टिकुलर इलाके में बहुत लंबे समय से रह रहे होते हैं। इंटरनल colonialism faced by tribal in the name of national development, government monopoly over forest, माइनिंग इंडस्ट्रीज, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर लैंड, उन्हें अपनी जगहों से भेज दिया जाता है डैम्स बनाने के लिए, सारे जंगलों को काट दिया जाता है, गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर कर लेती है। तो इसलिए अब उन्हें भी अपने हक की आवाज़ उठानी पड़ती है। बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है इस पर, आप देख सकते हैं। स्ट्रगल फॉर वुमेन्स, अब महिलाओं के लिए देखो कुल मिला के चैप्टर ये आपको बता रहा है कि सोसाइटी में स्ट्रगल हर किसी के लिए है। अभी हमने SC/STs का देखा, फिर OBCs का देखा, आदिवासीज का देखा, अब हम महिलाओं का स्ट्रगल देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है समाज में। अधिकार वो अपने इक्वली एंजॉय नहीं कर पाती। कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है सब कुछ, बट फिर भी सोसाइटी रेजिस्ट करती है। मेनली आप जानते हो इंडिया के अंदर ना पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी को डिग्रेड किया जाता है। वेरियस वुमेन्स इश्यूज अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज पार्ट ऑफ द 19 इवन आप संसद में देख लो महिलाएं कितनी हैं पार्टिसिपेशन में, कुछ बताओ कि 543 सांसदों में से कितनी महिलाएं हैं। तो आप ये मुझे बताना एक बार, तो आपको खुद कमेंट बॉक्स में आपको खुद पता चलेगा कि कितना कम पार्टिसिपेशन है। या विधानसभाओं में देख लो, मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए जाते हैं महिलाओं के लिए, जैसे द एंटी सती कैंपेन चलाया गया था राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा 1828 में, ठीक है ना। ब्रह्मो समाज बनाया था इन्होंने सती को ख़त्म करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए। इवन देखो ये जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी के अंदर, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट फील कराया जाता है, वो जस्ट बिकॉज इसलिए कराया जाता है क्योंकि स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी की वजह से एक आदमी अपने आप को, एक ग्रुप अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है, एंड ही दैट ग्रुप वांट्स टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया विडो मैरिज के लिए और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए। राणा डे, इनका पूरा नाम आप मुझे कमेंट में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और इन पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। महादेव गोविंद राणा डे इनका नाम। स्टार्टेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इन्होंने शुरू किया था इसको, विडो रीमैरिज के कंसेप्ट को। आल्सो अटैक द कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन को भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी कास्ट के स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए सत्यशोधक समाज बनाया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज किसने बनाया, ज्योतिबा फुले, याद रखना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने, आप जानते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए आवाज़ उठाई और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। तो ये देखो जितने भी अभी हमने लोगों के नाम पढ़े, ये सब सोशल रिफॉर्मर हैं उनका, और इनका मेन मोटो ये था कि समाज के अंदर जो टैबूज हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करा जा सके और समाज का डेवलपमेंट एक हार्मोनाइज्ड वे में सुनिश्चित करा जा सके। मेन फीचर्स ऑफ द वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया सिंस द 1970s, देयर हैज़ बीन चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज आइडियोलॉजी। आज के दौर में वुमेन्स मूवमेंट का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनमस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट लिंक टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और बहुत सारे आंदोलन महिलाओं के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी से लिंक होते हैं ना किसी संस्था से। जनरली दे आर जस्ट दे आर क्रिएटेड सो दैट द डिमांड्स ऑफ दैट टाइम कैन बी फुलफिल्ड। जैसे आज के दौर में नए इश्यूज़ क्या हैं, वायलेंस महिला के साथ जो होती है, द रेप ऑफ वुमेन इन द पुलिस कस्टडी, डॉरी, मर्डर्स, लीगल चेंजेस इन लैंड, ठीक है ना, कानून बदल दिए जाते हैं ना शादी के बाद, जैसे उसको प्रॉपर्टी पे अधिकार जनरली नहीं रहता, तो वो चीज़ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखो कोई भी वर्ग हो समाज में, जब तक समाज अपने आप को लिटरेट नहीं करेगा, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक सोसाइटी में ये चीज़ें चलती रहेंगी।
आज भी आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं आपको बात करूं, रैंक की बात करूं, 134 रैंक है हमारी, 180 देशों से ऊपर के नंबर में हमारी 134 रैंक आई, बताओ। तो कहने का मतलब क्या है कि कैसे हम अपना डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे, सोसाइटी को हार्मोनाइज्ड वे में एक अच्छा देश बनाएंगे अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और अभी आपके सामने वो कोलकाता वाला केस है, तो अगर ये इस तरह की पुअर मेंटेलिटी हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों की रही, तो देन हाउ द सोसाइटी विल डेवलप। तो लैंड राइट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के साथ। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 60 लाख महिलाएं हैं, बताओ। फॉर्मल सेक्टर की अगर मैं आपको बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी, अच्छा बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पढ़ी लिखी हैं, वो गुड ह्यूमन कैपिटल बन सकती हैं, पर वो वेस्ट हो रही हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क कर रही हैं घर में, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं, बिकॉज द सोसाइटी रजिस्ट दैट कि महिला जाएगी काम करने। या ये भी होता है कुछ केस में, तो ये भी बोल देते हैं हाँ तेरी कमाई खाएंगे हम, इस तरह भी बोल देते हैं रूरल एरियाज में कई बार। ठीक है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन 21st सेंचुरी, आज के दौर में केरला जैसे राज्य देखो आप, इंडिया के ही अंदर है, और वहीं आप हरियाणा जैसा राज्य देख लो जहाँ सेक्स रेशो क्या है महिला का, और केरला का देख लो। जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं किसी भी राज्य पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग द डाटा। वो 1000 को क्रॉस कर रहा है सेक्स रेशो, और यहाँ 800 कुछ है, और सेम कंट्री के पार्ट हैं। स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी जब तक रहेगी या एक पर्टिकुलर ग्रुप डोमिनेट करना चाहेगा, द सोसाइटी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। इम्प्लिसिट सोशल बायस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड को बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है ना। आर द न्यू चैलेंजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट दो ऑल वुमेन सफर्स इन द सेम वे और द सेम एक्सटेंट, देयर आर डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास, अर्बन वुमेन, पीजेंट वुमेन, दलित वुमेन, etc। अब देखो महिला के लिए स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है ही इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, पर अगर ऊपर से महिला अगर गरीब है तो, या फिर अगर दलित वुमेन है या फिर पीजेंट वुमेन है, तब स्ट्रगल और ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी महिला के जीवन में स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है सबके में, पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि रिच महिला के जीवन में स्ट्रगल कम है एज कंपेयर टू पीजेंट वुमेन या दलित वुमेन। जनरली स्ट्रगल सबकी लाइफ में, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी अमीर है, कितना भी कैसे भी उसके हालात भगवान ने दिए हैं। रिकॉग्नाइजेशन दैट बोथ वुमेन एंड मैन आर ओप्रेस्ड बाय जेंडर रोल्स, भेदभाव तो सबको सहना पड़ता है। एज जेंडर जस्ट सोसाइटी विल अलाउ बोथ मैन एंड वुमेन टू बी फ्री। मेन ये होना चाहिए दोनों अपना जीवन बढ़िया से जिए। आर्टिकल 15 भी कह रहा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वर्ड स्पेशल मेंशन हुआ वहाँ, फिर भी देखो है सोसाइटी में कितना भेदभाव। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आइए देखते हैं। In 1931, the Karachi session of Indian National Congress issued a declaration on the fundamental right of citizenship in India। फंडामेंटल राइट याद रखना, आर्टिकल 14 to 32। और अगर कोई भी फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट 32। 5 रिट्स के तहत मैंडेमस, सिटररी, क्यूवरेंटो, प्रोहिबिशन और हैबिस कॉर्पस, याद रखना। विच वॉज कमिटेड टू वुमेन्स इक्वालिटी, द डिक्लेरेशन रीड एज फॉलो। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें की गई थी, जैसे क्या क्या, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, दैट्स गुड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 याद रखना। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स, आर्टिकल 15, दैट्स ग्रेट। ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं हमारे आज के दौर में हमारे फंडामेंटल राइट्स में। नो डिसेबिलिटी अटैच टू एनी सिटीजन बाय द रीजन ऑफ हिज और रिलीजियन, कास्ट, क्रीड और सेक्स के बेस पे किसी के साथ भेदभाव या किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, या किसी के साथ किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं छीनी जाएगी। दैट्स वाई आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 डिस्कस कर रहा है बी पॉइंट में। ऑफिस ऑफ पावर ऑफ ओनर एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी ट्रेड और कॉलिंग, कहीं पे भी किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। द फ्रेंचाइजी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, that's also correct। In India, the individual who have completed the age of 18 years, he or she have the right to vote to choose the candidate which he or she wants। Universal adult franchisee।
वो बस साउंड माइंड हो, ये कंडीशन है। इलिटरेट है तब भी वोट डालने का अधिकार है। वुमेन शैल हैव द राइट टू वोट, महिलाओं को अधिकार होना चाहिए पब्लिक ऑफिस का पार्ट बनने का, और है भी। आज आप देखो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में या इंडियन सिविल सर्विसेज में कितनी ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर के लिए स्पेशल लॉज बनने चाहिए ताकि उनका हैरासमेंट ना हो सके। अब देखो वर्किंग प्लेस पे बहुत सारी महिलाओं का कई बार हरासमेंट होता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाती, बिकॉज एक तो फैमिली ने बड़ी मुश्किल से पहले अलाउ किया, और अगर इस तरह की चीज, मैं देखो हर किसी के परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा। और फिर अगर उसके साथ इस तरह से चीज़ें हो जाएं तो फिर वो कई बार क्या होता है किसी को बता भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बताया तो सब उंगलियां उसी पे उठाते हैं कि तेरी गलती होगी, लाइक दैट वाला कंसेप्ट है ना। इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर ऑल इन रिगार्ड्स टू पब्लिक ऑफिसेज, स्कूल, हर जगह सबके लिए बराबर समान अधिकार होने चाहिए, किसी को भी वंचित ना रखा जाए, दैट इज़ अ गुड थिंग। स्त्री पुरुष तुलना 1822 में लिखी गई थी। एक महाराष्ट्रियन महिला थी, हाउसवाइफ थी, ताराबाई शिंदे, उनके द्वारा एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। आप जानते हो इंडिया में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है ना। मेल है आर फ्री टू एंजॉय देयर राइट, बट फीमेल आर समटाइम रिस्ट्रिक्टेड टू एंजॉय देयर राइट्स। A young Brahman widow had been sentenced to death by the court for giving birth to an illegitimate child। किसी महिला ने एक इलिजिटिमेट चाइल्ड को मतलब कि जन्म दे दिया तो कोर्ट ने उसे इस बात पे फांसी सुना दी। बताओ, नो एफर्ट हैड बीन मेड, और किसी ने कोई मतलब एफर्ट नहीं किया कि उस बच्चे के बाप को क्यों नहीं फांसी सुनाई जा रही, जो इलिजिटिमेट चाइल्ड का बाप है, जिसने वो इलिजिटिमेट चाइल्ड पैदा किया। उस महिला की गलती निकाल ली जा रही है। देखो कमाल की बात। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, रिटन इन 1905, सुल्ताना ड्रीम इन्होंने लिखा। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एंड द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन राइटिंग इन इंडिया। इन हर ड्रीम सुल्ताना विजिट अ मैजिकल कंट्री वेयर द जेंडर रोल्स आर रिवर्स्ड, मतलब महिला डोमिनेट करती है और मेल सारे काम करता है घर के, ये सब। मैन आर कन्फाइड टू होम, देखिए मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे इस पे तो बहुत सारी मूवी बनी है, मूवी भी है जैसे की एंड का, ये मूवी देख लेना आप। तो अगर मेल घर के काम कर रहा है, फीमेल बाहर कमाने जा रही है तो क्या होगा, इससे कोई गलत थोड़ी है भाई। मेल कमाने जा रहा है तब फीमेल खाती है, अगर फीमेल कमा के आ रही है तो मेल खा लेगा, उसमें क्या है। मैन आर कन्फाइंड, मे भी आपको हंसी आए बट आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि ऐसा हो जाए तो क्या गलत है। मैन आर कन्फाइंड टू द होम एंड ऑब्जर्व पर्दा, मतलब मैन को इसमें ये अपने सुल्ताना ड्रीम में अपने सपने में दिखाती है कि वो घर में रहता है और पर्दा करता है, जैसे महिला को करना पड़ता है ना मुस्लिम्स में, या फिर हिंदुइज्म में घूंघट निकालना पड़ता है, अगर रूरल एरियाज में तो बहुत है ये। वाइल वुमेन आर बिजी, वुमेन साइंटिस्ट है वो, और नई नई इन्वेंट कर रही है डिवाइस की, और मतलब कि द क्लाउड्स एंड रेगुलेट रेन एंड मशीन्स ये सब कर रही है, और वो घर के काम कर रहा है, वो उसमें अपनी ड्रीम में सपने में ये देखती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है अगर आपसे, क्या सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? मे बी आपको हंसी आई होगी ये सुन के, मे बी हो सकता है ऐसा, बट जस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट द मेंटेलिटी विच आर डेवलपिंग इन आवर माइंड। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी टू थिंक दीज टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। वी हैव टू थिंक ऑन दीज। द स्ट्रगल ऑफ द डिसेबल्ड, अब डिसेबल्ड लोगों के लिए तो भाई बहुत स्ट्रगल है इसमें, सच बताऊँ मैं आपको, है ना। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि देखो वो लोग किसी से कम है, नहीं। एक दिव्यांग व्यक्ति भी उतना ही एलिजिबल है जितना एक मतलब कि सक्षम व्यक्ति है। डिसेबिलिटी हैज़ सम कॉमन फीचर्स टू द पब्लिक परसेप्टेशन, पर जनरली आप देखो दिव्यांगों को देखो लोगों के मन में दया, करुणा, इस तरह के भाव। इस पे ना आप एक बहुत अच्छी मूवी है वो ज़रूर देखना, श्रीकांत, है ना। कैसे वो मतलब कि ब्लाइंड होते हुए भी इतना बड़ा बिजनेस खड़े करते हैं, पढ़ते हैं। ज़रूर देखना उस मूवी को, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारी सोसाइटी डिसेबल्ड लोगों को ट्रीट करती है। डिसेबिलिटी इज़ अंडरस्टूड एज अ बायोलॉजिकल गिवन, कई बायोलॉजिकल गिवन भी होते हैं और कई बार एक्सीडेंटल भी हो जाती है। Whenever a disabled person is confronted with the problem, it is taken for granted that the problem originated from his or impairment। अब कई बार तो ये भी कह दिया जाता है कि पिछले कर्मों का फल है, लाइक दैट, इसलिए भगवान ने या
खुदा ने इसको ऐसा बनाया। देखो, बीइंग अ साइंटिफिक मेंटेलिटी, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, समझना इसको। द डिसेबल्ड पर्सन और डिसेबल्ड पर्सन को विक्टिम की तरह देखा जाता है सोसाइटी में, कमज़ोर, लाचार, इस तरह मानते हैं। डिसेबिलिटी इज सस्पेंडेड टू बी लिंक्ड विद द डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शंस। तो कई बार क्या होता है कि देखो, डिसेबिलिटी कई बार तब भी जुड़ती है, देखो, जब एक व्यक्ति खुद को डिसेबल मानता है। वरना आप देखो, बहुत सारे सिविल सर्वेंट विजुअल इम्पेयर्ड हैं, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप हैं, बट दे आर बीइंग ए ग्रेड गजेटेड ऑफिसर्स। तो जब हम माइंड से अपने आप को डिसेबल मानते हैं ना, तब हम सही मायने में डिसेबल हो जाते हैं। और जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति है ना, तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। या आप देखो, पैरा ओलंपिक्स में इंडिया कितने मेडल जीत के आता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीडेड ऑफ हेल्प। तो पर जनरली हम ये मान के चलते हैं कि इसको तो बहुत मदद की ज़रूरत है, लाइक दैट। द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड नॉट बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली डिसेबल्ड, पर सोसाइटी उनको ऐसा करने पे मजबूर करती है। श्रीकांत मूवी ज़रूर देखना आप, कैसे उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो सच बोलते हैं। वो तो उनकी लाइफ में एक अच्छी टीचर थी जिसने उनको पढ़ाया, सब कुछ किया, सपोर्ट किया। बट तो इसलिए अगर आपको इस डिसेबिलिटी को वाकई में ही समझना चाहते हैं, उन चैलेंजेस को समझना चाहते हैं जो डिसेबल्ड लोगों के सामने हैं, तो इस मूवी को ज़रूर देखना। नेटफ्लिक्स पे तो है ये। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबल्ड एंड पुअर्टी। अब देखो, जनरली क्या होता है, जो डिसेबल लोग होते हैं ना, दिव्यांग लोग होते हैं, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी में, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, पर एक जनरल वे की बात कर रहा हूँ। अब जब उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे, बताओ। इसीलिए वो सारी उम्र दूसरों पे डिपेंड रह जाते हैं, और पुअर्टी तो फिर नेचुरल सी बात है। डिसेबल्ड व्यक्ति माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, मदर वीकेंड बाय फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, इनएडुकेट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, एक्सीडेंट इन ओवर क्राउडेड होम्स, ऑल कंट्रीब्यूट टू इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटीज। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होती है। पुअर पीपल दैट इज़ हायर देन अमंग पीपल लिविंग इन ईजियर सर्कमस्टांसिस। अब देखो, गरीब व्यक्ति के लिए तो बहुत स्ट्रगल है। एक तो वो गरीब, ऊपर से वो डिसेबल्ड। हालांकि वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है मेहनत करके, पर एक बार सोचो उसके लिए स्ट्रगल कितना है। डिसेबिलिटी आल्सो क्रिएट पुअर्टी बाय इंक्रीजिंग आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन, नॉट जस्ट फॉर द इंडिविजुअल बट फॉर द फैमिली। अब देखो, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि परिवार भी क्या करने लगता है, उसको एज अ बोझ मानने लगता है। हो जाता है, सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। बट कई बार कुछ लोग परिवार के अंदर होते हैं जो सोचते हैं कि यार इसको सारी उम्र देखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, ये वो। तो ये चीज़, तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि हम सोसाइटी पे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए, अगर आपकी किसी भी पॉइंट से मेरे द्वारा बोले गए आपकी कोई भावना हर्ट हुई है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी पॉइंट को हर्ट करने की, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने की। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आई जस्ट एक्सप्लेन द वे आई थिंक। फिर भी अगर आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, खूब जीवन में आगे बढ़िए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए, बहुत मेहनत कीजिएगा। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का बस एक विकल्प हो सकता है, उससे ज़्यादा मेहनत, ठीक है। और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिएगा, अपना भी नाम रोशन कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।